Hello students, good morning and welcome back to SST class. And we are reading today the chapter number first of history, the rise of nationalism in Europe. यूरोप में राष्ट्रवाद की स्टार्टिंग किस तरह हुई वो हमारा चैप्टर है। और इसमें हमारा जो टॉपिक है आज का वो टॉपिक हम करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली को यूनिफाइड किया गया है, यूनिफाइड कैसे किया गया है उसको हमें यूनिफाइड करने में और उसके हमें आज बारे में बात करने की किस तरह इटली को यूनिफाइड किया गया है। पहले हम बात कर लेते हैं, देखते हैं कि इटली किस तरह की उसकी जोग्राफिकल कंडीशन थी, उसकी स्ट्रक्चर किस तरह की थी और उसको यूनिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या कंडीशन थी उसकी। तो हम देखते हैं कि यूरोप में इटली जो है वो 7 जगह डिवाइड किया गया था। पहले 7 पार्ट्स थे उसके और हर एक पार्ट्स पर अलग अलग रूलर का रूल चलता था। तो अलग अलग रूलर के अकॉर्डिंग उसको पूरे को एक करना था, उसकी कंडीशन क्या थी। तो उसको उसमें 4 तरह के रूल जो उसके ऊपर हो रहे थे। हम देखते हैं ये हमारा इटली का एक मैप है, तो इसमें 7 पार्ट्स बने हुए थे उसके। 2-3 पार्ट इसमें एरिया बने हुए थे, 2 पार्ट इधर थे और 3 पार्ट इस साइड में थे और ये अलग अलग पार्ट बने हुए थे। तो इनको 4 जगह हमने इकट्ठा किया था और 4 रूलर्स का इसके ऊपर रूल चलता था। वो क्या रूल है पहले हम उसको ध्यान से देखते हैं, समझते हैं कि क्या था इटली की कंडीशन उस समय क्या थी, फिर उसको यूनिफाई कैसे किया, किसने किया। तो फर्स्टली इटली के 4 पार्ट बने हुए हैं, मेनली 4 पार्ट्स हैं। ये नॉर्थन पार्ट्स है, इस पर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग का रूल चलता था। जो ऑस्ट्रिया हंगरी वगैरह कंट्री थी, तो ऑस्ट्रिया के जो हैब्सबर्ग डायनेस्टी थी उसका रूल इसके ऊपर फॉलो होता था। मिडिल में जो है ये था पोपल स्टेट बोलते थे। इसमें जो पोप का रूल चलता था। यहाँ पर पोप का कंडीशन इसमें मिडिल स्टीमा की थी। जो साउथ वाला एरिया है इसमें बोर्बन डायनेस्टी का रूल चलता था। बोर्बन कौन से, फ्रांस वाले नहीं, फ्रांस में जो बोर्बन डायनेस्टी थी वो बोर्ब के जिनका लुई 16 जिसके किंग बने थे वो फ्रांस की बोर्बन डायनेस्टी थी। ये बोर्बन डायनेस्टी जो है ये स्पेन की थी। स्पेन की जो बोर्बन डायनेस्टी, बोर्बन वंश जो था उनका रूल चलता था इस साउथ वाले पोर्शन का। अब लास्ट में बचे ये दो आइलैंड, इनका नाम था सार्डिनिया पिडमोंट। सार्डिनिया पिडमोंट जो एक पार्ट था, इस पर जो एकमात्र यही पार्ट ऐसा बचा हुआ था जहाँ पर इटली की प्रिंसली हाउस का रूल चलता था। इटली का प्रिंसली जो हाउस था, इटली का जो एक किंग सुन लीजिए, इटली का किंग जो था वो यहाँ पर रूल करता था और पूरा इटली दूसरे किसी और किंगडम के अंडर में था, बना हुआ था। तो इसका रूलर कौन था जो यहाँ रूल करता था, जो किंग था वो था विक्टर इमैनुअल सेकंड। विक्टर इमैनुअल सेकंड किंग जो था वो सार्डिनिया पिडमाउंट के जो एरिया पर रूल करता था और वो पूरा इटली जो है वो दूसरे किसी प्रांत में बटा हुआ था। अभी इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें इसे यूनिफाई करने की, इसकी जिम्मेदारी ली विक्टर इमैनुअल सेकंड ने। उसने चाहा कि पूरा इटली जो है वो यूनिफाई हो जाए और सारा इटली एक बन जाए। ये अलग अलग दूसरे के अंडर में जो है, दूसरे की किंगडम के अंडर में रूल हो रहा है तो वो ना हो पाए, मेरे अपने अंडर में अपने गवर्नमेंट अपनी बन जाए। तो उसने इसकी बीड़ा उठाया कि मुझे इटली को पूरी यूनिफाई करना है और यूनिफाई करने का इसका एक पर्पज़ भी था कि पूरी इटली अगर एक होगी तो पूरी इटली का इकोनॉमिकली स्ट्रक्चर देखा जाए या जो सोशल स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो सब एक होगा और उससे पूरी इटली को फायदा होगा, विक्टर इमैनुअल सेकंड को फायदा होगा। तो उसने इसकी जिम्मेदारी ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उसने इसके लिए पूरा स्ट्रगल करना स्टार्ट किया। स्ट्रगल करने के लिए इसने कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज इस तरह की थी जिन्होंने इसमें मेन योगदान दिया, कंट्रीब्यूट किया। वो कौन कौन थे उनके बारे में देखते हैं। तो ये तो हम समझ चुके हैं कि इटली किस तरह थी, उसके लगभग मैनी पार्ट्स थे और वो सभी पार्ट्स को हमने 4 डायनेस्टी में बटा हुआ था। 4 डायनेस्टी, 4 जो वंश थे उनका राज उसके ऊपर रूल उसके ऊपर चल रहा था और इटली का जो रूल था वो केवल सार्डिनिया पिडमाउंट जो ये वाला था केवल इटली प्रिंसली हाउस इसी पर कमांड करता था और ये पूरा का पूरा इटली ये अदर कंडीशन में अदर लोगों के अंडर में था। तो अब इसको यूनिफाई कराने के लिए जिन्होंने प्रयास किए, कभी एफर्ट किए, वो कौन थे। सबसे पहला नाम उसमें आता है, हम देखते हैं वैसे फर्स्ट नाम आता है हमारा जिसेप्पी मैजिनी। जिसेप्पी मैजिनी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत एक तरह के फिलोसफर थे और एक सोशल वर्कर भी थे और वो एक मेन इम्पोर्टेंट पर्सन थे इटली के जिन्होंने इसके लिए पूरा प्रयास किया। पूरा उन्होंने हर तरह से संभव प्रयास किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका प्रयास सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने प्रयास किया, ये नहीं कह सकते कि प्रयास करने के बाद अगर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है तो वो प्रयास बेकार है, ऐसा नहीं है। क्योंकि उन्होंने स्टार्ट किया, चिंगारी लगाई कि हमें यूनिफाई करना है और बाद में जो वो
फेल हुए इस काम में, नहीं कर पाए, तो अनसक्सेस होने के बाद जो अदर पर्सन जो इन्वॉल्व हुए, उन्होंने इनकी प्रयास को, इनके एफर्ट को उन्होंने फलीभूत किया और उसको सक्सेसफुल किया। तो ये कोई इंपॉर्टेंट पर्सन थे, इन्होंने यूथ इटली एंड यूथ इंग्लैंड के नाम से दो कम्युनिटी और संस्थाएं बनाई और उनका पूरा योगदान इसमें था कि इसके काम में करना चाहिए। इनके बाद फिर सेकंड पार्ट का नंबर आता है किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड, जो कि सार्डिनिया पिडमाउंट के किंग थे। तो उन्होंने फिर इस किंग के बाद पे वो प्रयास किए और वो इसके लिए प्रयास उन्होंने जितना किया, वो जितना करना चाहते थे वो कर सकते थे, क्योंकि वो इसी की एकमात्र वो थे जो कि इटली का जो एक कह सकते हैं कि अपना जो स्टेट था, जो एक नेटिव स्टेट मान सकते हैं, वो नेटिव पर्सन थे। तो वो पूरी इटली को एक करने के लिए उन्होंने जब इतना काम किया कर पाए, लेकिन वो जब उस काम को अकेला नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर कैवियर को इसके लिए काम सौंप दिया गया। और थर्ड नंबर पर आते हैं चीफ मिनिस्टर कैवियर, जो इसके चीफ मिनिस्टर थे सार्डिनिया पिडमाउंट के। उन्होंने इसको एक काम सौंपा कि उन्होंने ये काम करना है। कैवियर एक इस तरह के इंसान थे कि वो बहुत ही अच्छे फ्रेंच स्पीकिंग थे। उन्होंने फ्रेंच स्पीकिंग में बहुत अच्छे थे, वो फ्रेंच से के रिलेशन भी अच्छे थे। कैवियर के इतने अच्छे रिलेशन फ्रांस के साथ, तो फ्रांस से उन्होंने काफ़ी हेल्प मिली। और फ्रांस, क्योंकि फ्रांस से आपने पढ़ाया 9th क्लास में कि जो रिवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी यूरोप में, वो फ्रांस से स्टार्ट हुई थी। और फ्रांस एक ऐसी जड़ थी, ऐसी बुनियाद थी, इसने पूरे यूरोप को हिलाया। तो पूरे यूरोप में हर चीज़ स्टार्ट करने का काम उसका एक रेस्पॉन्सिबल को जाता है, वो फ्रांस को जाता है। तो फ्रांस से उन्होंने कोई हेल्प ली कैवियर ने, और फ्रांस की हेल्प लेने के बाद उन्होंने जो उससे क्या बाद में क्या किया, उन्होंने जो ऑस्ट्रियन फोर्स थी, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग था नॉर्थ में, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग को हराया, वहाँ के ऑस्ट्रियन जो किंग थे उन्हें हराया और इस एरिया पर अपना कमांड बना दिया। तो कैवियर ने फ्रांस की हेल्प लेकर और इस तरह अपनी पूरे प्रयास के साथ में जो नॉर्थन था ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग जो ये एम्पायर था, इस हैब्सबर्ग एम्पायर को कमांड की और उसको अपना पूरी तरह से उसको ले लिया। कैवियर इस तरह के इंसान थे कि वो ना तो वो रेवोल्यूशनरी थे और ना वो डेमोक्रेटिक थे। वो डेमोक्रेटिक भी नहीं थे, रेवोल्यूशनरी भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने डेमोक्रेटिक के बारे में बहुत ही उन्होंने एडवोकेट की है, उससे वकालत किया उसके बारे में, उसके मतलब उसके उन्होंने अधिक प्रचार किया। ड्रामेटिक पर्सन ना होने के बाद उन्होंने ड्रामेटिक का पुरजोर समर्थन किया। और वो उन्होंने जो एक पार्ट था अपना ये फ्री उनसे करा लिया और उसको कराकर अपनी इटली का अब ये हिस्सा इसमें ऐड हो गया। अब इसके बाद में थर्ड नंबर आता है जो हमारे, इसके बाद में और आते हैं जिसेप्पी गैरिबाल्डी। ये भी गैरिबाल्डी एक साउथ का हमारा जो पार्ट था जहाँ पर बोर्बन किंग्स थे स्पेन के, उनका उस पर कमांड थी। वो उन्होंने उस युग कमांड करने के लिए बीड़ा उठाया और उन्होंने वहाँ के जो लोकल पीजेंट्स थे, लोकल पीजेंट्स मतलब जो लोकल किसान लोग थे, जो वर्कर लेवल के थे, उन सबको मिलकर उन्होंने इकट्ठा किया और उनकी सपोर्ट से उन्होंने इस पर अटैक किया और यहाँ से जो बोर्बन किंग्स थे स्पेन के उनको हराया, उनको भगा दिया। ये सब उन्होंने और इस एरिया को उन्होंने कमांड में अपने कवर में कर दिया। तो जो दो पार्ट्स हमारे 3 पार्ट्स यूनिफाई हो चुके थे। सार्डिनिया पिडमाउंट्स ओनली पहले से ही ऑलरेडी उनका इटली का ही पार्ट्स था, वहाँ पर उनका अपना वो होम रूल चलता था। नॉर्थन पार्ट ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, ये चीफ मिनिस्टर कैवियर ने फ्री करा लिया था फ्रांस की हेल्प लेकर और उनसे कहा कि उन्होंने उन्हें हराया, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग को हराकर उन्होंने अपने कमांड में लिया और उसको इटली का एक पार्ट बना दिया। साउथ पार्ट्स बोर्बन जो किंग्स थे स्पेन के, इनको जिसेप्पी गैरिबाल्डी, इन्होंने एक लोकल पीजेंट्स की हेल्प ली और उनको हरा दिया। अब बचा क्या, एक पार्ट बच गया है बीच में, जो मिडिल पार्ट है ये पोपल स्टेट, जो कि पोप के अंडर में था। अब पोप के अंडर में हर पोप उनके धर्मगुरु होते हैं, तो पोप के अंडर में जो ये था, तो पोप ने देखा कि भाई इटली का लगभग हाफ से ज़्यादा पार्ट इटली के अंडर में चला जा चुका है, अब अकेले बचे हुए ये कहाँ से करते, तो उन्होंने खुद ही अपने आप को उसमें डिवाइड कर दिया, अपने आप को डिसॉल्व कर दिया और वो अपने आप इटली में ही शामिल हो गए। तो ये पूरा पार्ट मिलकर एक इटली बन गया और इटली को उसमें यूनिफाई करने में जो इन लोगों की इतना इम्पोर्टेंट था, ये लगभग 1861 तक आते आते ये पूरा इटली जो है यूनिफाई हो चुका था। पूरे इटली को कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ने मिलकर उनकी हेल्प के द्वारा, उनके एफर्ट के द्वारा पूरी इटली को 3-4 प्रयास के बाद लगभग 2-3 ईयर्स तक काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने इसको अपना एक में बना दिया। तो ये आप सिस्टमेटिकली इसको समझ गए होंगे कि सार्डिनिया पिडमाउंट इटालियन प्रिंसली हाउस था,
उसकी ये उनका अपना था, इसमें किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड का राज था। उन्होंने ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग को, जो उनके वो जिसेपी मैजनी थे, जिसेपी मैजनी में असफल हुए, उसी को करने के लिए फिर विक्टर के चीफ मिनिस्टर कैवेट थे। कैवेट ने फ्रांस के साथ में हेल्प ली, फ्रांस के अच्छे जानकार थे वो। उन्होंने ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग को फ्रांस की हेल्प लेकर हराया और इसको अपने गेम में ले लिया। फिर जिसेपी गैरिबाल्डी ने लोकल पीजेंट्स के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया और उन सब इन्होंने बोर्बन किंग्स स्पेन को हराया और इसको एक बना लिया। बीच में बचा पोपल स्टेट, जो पोप का जहाँ पर राज चलता था, तो पोप ने अपने आप को सरेंडर कर दिया और वो अपने आप उसमें ही डिसॉल्व हो गया। तो ये पूरा कंट्री एक यूनिफाई बन चुका था। और यहाँ का जो किंग, जो सर्डिनियन पिडमोंट के किंग थे, किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड, वही पूरी इटली के किंग उस समय बनाए गए और ये इस तरह इटली हमारा एक यूनिफाई हो चुका था। तो आई होप यू आर गेट लीस्ट अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर। आप शायद अच्छे समझ गए होंगे किस तरह इटली को बनाया, किस तरह किया। तो नेक्स्ट बात में देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तब तक के थैंक यू, हैव अ नाइस डे।